जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे जामे बीएलएलबी के बारे में, जिसका एग्जाम जो है 11 मई को होने वाला है। जैसा आपको पता है आज से ठीक जो है 40 दिन बचे हैं। तो इस 40 दिन में आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, राइट। हो सकता है आप में से कई बच्चे ऐसे होंगे जो ड्रॉपर होंगे, जो ऑलरेडी सिलेबस खत्म करके बैठे हुए होंगे। कुछ ऐसे होंगे जो अभी फ्रेशर होंगे, जो अभी जो है उन्होंने फ्रेश प्रिपरेशन स्टार्ट की होगी, राइट। हो सकता है कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने पहले से स्टार्ट की होगी, और हो सकता है अभी जो है 50 to 70% जो है वो उन्होंने कवर कर लिया होगा। तो मैं सभी के लिए एक जो है कंबाइंड एक स्ट्रैटेजी में लेकर के आया हूं, जिसमें हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि इस 40 डेज में हम अपना जो पोटेंशियल किस तरीके से मैक्सिमाइज कर दें। तो अगर आप इस 40 डेज के अंदर आपने इफेक्टिवली जो है आपने पढ़ाई कर ली, तो आप डेफिनेटली जो एग्जाम जो है वो क्रैक कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं कि इस 40 डेज का हम प्लान लेकर के आए हैं, और इस 40 डेज में आपको करना है क्या है बेसिकली, राइट। सबसे पहले हमें क्या ध्यान देना है, तो सबसे पहले हमें स्ट्रक्चर्ड लर्निंग की तरफ ध्यान देना है। हमें पढ़ना क्या है, तो जो पढ़ना है जो हमें वो एक्चुअल में जो सिलेबस जामिया सिलेबस प्रिस्क्राइब तो नहीं करता, बट आपको ये देखना है कि हमें पढ़ना क्या क्या है। तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि जो लास्ट 5 ईयर के जो प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन है पीवाईक्यूज, उसको देखें, उससे रिलेटेड जो टॉपिक्स है उसको स्टडी करें, और उसको स्टडी करते हुए आपको आगे बढ़ना है। 40 डेज में किस तरीके से करना है हम अभी सारी बात करने वाले हैं, क्या ना, स्टेप बाय स्टेप आपको क्या करना है। वी विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग, बट व्हाट वी हैव टू कवर दैट टॉपिक्स दैट विल बी बेस्ड ऑन द पीवाईक्यूज, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पीवाईक्यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पीवाईक्यूज आप नहीं करेंगे तो आपको आइडिया नहीं लगने वाला, ठीक है। बहुत सारी इररिलेवेंट चीजें आप लोग पढ़ते चले जाएंगे, राइट। और स्ट्रक्चर लर्निंग का मतलब भी यही होता है कि आप 10 जगह भागे नहीं कि ये भी कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं। जो टॉपिक्स आपको मिल गया पीवाईक्यू में बस उसी पर ही आप फोकस करें, है ना। कभी यूट्यूब पे अलग अलग, मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि वो जामे का जो पेपर होता है वो तो जिस तरीके से पूछते हैं वो तो एक अलग होता है। तो बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो दूसरे यूट्यूब चैनल को फॉलो कर रहे होते हैं जो एसएससी बैकग्राउंड का होता है। कुछ बच्चे यूपीएससी लेवल का पढ़ने लगते हैं, है ना, जिसका मतलब ही नहीं, मतलब जामे में क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं और बच्चे अपना वक्त किधर खराब कर रहे हैं। तो दैट शुड बी वेरी स्ट्रक्चर्ड व्हेनेवर यू आर गोइंग टू स्टडी। आपको स्ट्रक्चर बेस पे जो है वो स्टडी करना है, ठीक है। तो ये ध्यान देना, क्वेश्चन बहुत हाई लेवल से नहीं पूछे जाते, बहुत लो लेवल से नहीं पूछे जाते। क्वेश्चन जो आ रहे हैं जामे के अंदर वो आप देखो, क्या नॉर्मल एमसीक्यूज आ रहे हैं, नॉर्मल एमसीक्यूज भी पूछे जाते हैं, साथ में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, राइट। मैच ऑफ द फॉलोइंग रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। तो पीवाईक्यू देखेंगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी, राइट। तो फिर आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, दैट इज रिविजन रेगुलरली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप चीजों रिवाइज नहीं करोगे तो डेफिनेटली आपके माइंड से वो चीजें निकलती चली जाएंगी। तो रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, यानी ये 40 डेज में आपको कॉन्स्टेंटली रिवीजन करना पड़ेगा। वो टॉपिक जिसके अंदर आपने पहले पढ़ रखा हुआ है, जिसमें आपने एज बना रखा है, उसको छोड़ना नहीं होगा, रिवाइज करना पड़ेगा। रिवाइज जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा, राइट। उतना कॉन्फिडेंस आएगा और निगेटिव होने के जो चांसेस है वो रिड्यूस हो जाता है, राइट। तो रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। स्ट्रक्चर्ड लर्निंग तो होना ही होना है आपके साथ में ये जो 40 डेज में आपको मैक्सिमम रिविजन करना होगा, राइट। और सिर्फ मैक्सिमम रिवीजन ही की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे डेली बेसिस पे आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करना पड़ेगा, राइट। अब बात करें डेली बेसिस एमसीक्यू प्रैक्टिस किस तरीके से करना होगा, तो मैं आपको बता दूं, जो भी आपका पूरा दिन का जो शेड्यूल होगा उस शेड्यूल को आपको डिवाइड करना होगा, राइट, इन टर्म्स ऑफ द सब्जेक्ट्स। क्योंकि आपको पता है जो जामिया का जो एग्जाम है बेसिकली उसके अंदर करंट अफेयर्स एंड जीएस को अगर हम लोग मिला दें तो 70 क्वेश्चन आ रहे हैं। अब 70 क्वेश्चंस के ऊपर एज बनाने के लिए मैं ये मानता हूं कि डेली बेसिस पे आपको 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना ही चाहिए फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेज, राइट। आपको 50 इन करंट अफेयर्स एंड 50 इन जीएस, 100 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करना चाहिए, है ना, एमसीक्यू को लगाना चाहिए। तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, दैट इज 100 एमसीक्यूज जो है वो आपको करंट अफेयर्स एंड जीएस से करना चाहिए, एंड 50 एमसीक्यूज तो आपको लीगल से करना ही चाहिए, यानी 150 क्वेश्चन आपके यहाँ पर प्रिपेयर हो जाए। डेली बेसिस पे आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। अब आ जाता है इंग्लिश। इंग्लिश भी काफी इंपॉर्टेंट है, और इंग्लिश के अंदर जो ज्यादा वेटेज होता है दैट इज वोकैबुलरी। बट वोकैबुलरी, है ना, से रिलेटेड भी अगर हम लोग क्वेश्चन की बात करें तो कम से कम 50 क्वेश्चन इस पे भी डेली बेसिस पे आपका, है ना, प्रैक्टिस होना चाहिए। 50 क्वेश्चंस पे आपको काम करना ही चाहिए, राइट। तो आप ये देख सकते हो टोटल बेसिस पे बात करें तो 200 एमसीक्यूज का जो प्रैक्टिस है रिगोरसली जो है आपको करना ही चाहिए। तो अगर हम साथ में बात करें एक और सब्जेक्ट होता है जिसको हम लोग एलिमेंट्री मैथमेटिक्स कहते हैं, उसके 10 क्वेश्चंस आते हैं, तो उसके अंदर कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स, अगर आप पीवाईक्यू देखोगे तो कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स मिलेंगे, तो उस सिलेक्टेड टॉपिक्स पर एज बना लो, और डेली बेसिस पे जो है 15 से 20 क्वेश्चन जो है कम से कम आपको उसको प्रैक्टिस करना चाहिए। यानी अगर अभी से लेकर के एग्जाम तक अगर आप 220 क्वेश्चन एमसीक्यू प्रैक्टिस डेली करेंगे तो डेफिनेटली आपका एज बनता चला जाएगा। क्योंकि सिर्फ प्रैक्टिस ही थोड़ा ना करना है, प्रैक्टिस के साथ आप रिवीजन भी तो कर रहे हो यार। रिवीजन करोगे, प्रैक्टिस करोगे, एंड साथ में क्या करना है, साथ में आपको जो कॉन्सेप्ट जिसको है ना आपने नहीं पढ़ा हुआ उस
पे तो काम करना है, तो आप देखोगे तो टाइम मिलेगा भी नहीं, राइट। तो टाइम को आपको इस तरीके से बनाना पड़ेगा, राइट। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, दैट इज अ प्रॉपर एलोकेशन ऑफ टाइम। अगर दिन के अंदर आप 10 घंटे पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो 10 घंटे के अंदर आपका जो टाइम का जो एलोकेशन जो है वो सब्जेक्ट के बेस पे होना चाहिए। मैं ये मानता हूं आपको 50% जो टाइम है, 50% टाइम वो आपका, जैसे अगर 10 घंटे आप पढ़ रहे हो तो 10 में से 5 घंटे का जो टाइम है वो आपको करंट अफेयर्स एंड जीएस में देना चाहिए, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने इस पे एज बना लिया तो आप लीड ले लोगे, राइट। क्योंकि मैक्सिमम की बात करें, लीगल पे बहुत सारे बच्चों ने पहले ही वर्क किया हुआ होता है ना। प्रिंसिपल फैक्ट्स वाले क्वेश्चन को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी क्वेश्चन जो नॉर्मली जो बच्चे अटेम्प्ट कर ही लेते हैं, तो ज्यादा दिक्कत नहीं करती। बट फिर भी मैं आपको बोलूंगा लीगल के अंदर भी जो है 25% जो है टाइम वो आपको देना चाहिए। मतलब अगर आप 10 घंटे पढ़ रहे हो तो 2.5 घंटा जो है बेसिकली आपको लीगल स्टडीज पे देना चाहिए, 2.5 घंटा लीगल पे एंड 5 घंटा आपको करंट अफेयर्स एंड जीएस पे डेली बेसिस पे देना चाहिए। अगर 10 घंटे पढ़ रहे हो, 12 घंटे पढ़ रहे हो, फिर 6 घंटा प्रोपोर्शनेटली, राइट। प्रेशर नहीं लेना है, पैनिक नहीं करना, एक स्ट्रक्चर वे में लर्निंग करते हुए आपको आगे बढ़ते जाना है, राइट। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान देनी है एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बच्चे जो है, इसके अंदर बच्चे बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाती है, अपनी जो वीकनेस होती है, वीक एरियाज होते हैं उसको आइडेंटिफाई करना। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको लीगल में दिक्कत आती है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको प्रिंसिपल फैक्ट्स वाले क्वेश्चन में दिक्कत आती है, कुछ बच्चों को करंट अफेयर्स, है ना। कुछ तो ऐसे बच्चे होते हैं करंट अफेयर के सोर्स में ढूंढते रहते हैं, भैया जीके टुडे से करें या दृष्टि आईएएस से करें या कोई दूसरा सोर्स से निकाल लें। भाई करंट अफेयर्स तो करंट अफेयर्स है, किसी भी सोर्स को ले लो, किसी एक सोर्स पे आप जो है फोकस करो तो डेफिनेटली क्वेश्चन हो जाएगा, राइट। तो उसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बट 10 सोर्स से बेटर है आप एक सोर्स को 10 बार करें, राइट। ये मैं आपको कहना चाहता हूं। और करंट अफेयर्स करने के लिए आप रिवर्स ऑर्डर में चले, जैसे अभी आपका अप्रैल मंथ एंटर हो गया है, अब अप्रैल मंथ से जो पहले मार्च वाला है, उससे पहले फिर फरवरी वाला है, रिवर्स ऑर्डर में आप करंट अफेयर्स करते हुए चले, राइट। तो ये आपको बस ध्यान देना है, इस तरीके से आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। एंड वन मोर थिंग, सबसे इंपॉर्टेंट ये तो हो गया आप जब प्रिपरेशन कर रहे हो, बट अपने आपको टेस्ट भी तो करना जरूरी है कि आप हो कहां पर। तो वो कहां से पता चलेगा? वो पता चलेगा मॉक से, राइट। मॉक आपको लगाना चाहिए और मॉक के साथ एनालिसिस भी करना चाहिए। अब ऐसा मत करना आप लोग जैसे लास्ट टाइम में चलोगे डेली मॉक लगाना, नहीं, कम से कम हफ्ते में 2 मॉक्स आपको लगाने चाहिए, है ना। और 3 दिन लेना चाहिए कि एनालिसिस करने में। अब बात आती है कि एनालिसिस कैसे कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को जो है इस चीज से जो है वो प्रॉब्लम होती है कि सर, कई बच्चे तो ऐसे होते हैं वो बोलते हैं कि सर मॉक्स में हमारे ज्यादा मार्क्स नहीं आ रहे, ठीक है, हमारे 40 to 50 मार्क्स आ रहे हैं, अब क्या करें, जामे में कट ऑफ तो बहुत ज्यादा जाता है, तो अब इसका क्या सॉल्यूशन है भैया। तो पहले तो बोलता हूं कि आप लोग कट ऑफ के बारे में सोचो ही मत, क्या जा रहा है, एग्जाम कितने मार्क्स का होगा, कितने क्वेश्चन आएंगे, 150, तो आपकी टारगेट कहाँ होनी चाहिए बताओ, 150 एमसीक्यूज पे होने चाहिए। भाई हमें कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 150, विच इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, इतना तो नहीं करके आप पाओगे और इतना कट ऑफ जाता भी नहीं है, राइट। तो 150 क्वेश्चन तो सारे के सारे नहीं करने, आपको जो क्वेश्चन करने हैं, है ना, वो आपको आइडेंटिफाई करना होगा, राइट। इससे आपकी नेगेटिव जो है वो मार्क्स रिड्यूस हो जाएगी। तो कहने का मतलब है भैया कि कुछ बच्चे ऐसे कहते हैं कि सर हमारे जो है 40 मार्क्स आ रहे हैं, और उनसे ये पूछो कि आपने अटेम्प्ट कितने किया है, तो बताते हैं कि 110। आप ये देखो कि अगर 110 मार्क्स आपने अटेम्प्ट किया है और आपके 40 मार्क्स आ रहे हैं, तो देख सकते हैं डिफरेंस कितने का आ गया बताओ, 70 का। और इसी को अगर आपने डिवाइड कर दिया 1.25 से, राइट, तो आंसर कितना आएगा, दैट इज 56। कहने का मतलब ये कि 56 क्वेश्चन, 56 क्वेश्चन आपके नेगेटिव हो गए। तो आप ये देख सकते हैं 56 जो है नेगेटिव मार्किंग है। अगर आपने नेगेटिव मार्किंग को कंट्रोल कर लिया, राइट, 56 की जगह 100, अगर आप कह लो कि 100 क्वेश्चन आपके नेगेटिव है, तो डेफिनेटली आपको जो मार्क्स है 50+ आ जाएंगे, इजीली आ जाएंगे। मतलब 10 नंबर का फर्क सिर्फ और सिर्फ आपके नेगेटिव मार्किंग को अगर आपने इंप्रूव कर लिया तो वहां पे आप बना सकते हो। नॉलेज तो इंपॉर्टेंट है, नॉलेज तो करना इंपॉर्टेंट है ना। एग्जाम के अंदर जो नॉलेज तो टेस्ट किया ही जाएगा, साथ में आपकी नेगेटिव मार्किंग, तो ये रिस्क टेकिंग एबिलिटी जो होती है बच्चों के अंदर कि भाई वो जल्दी से मार देते हैं क्वेश्चन को, राइट, वो बिना सोचे समझे आगे कर लेते हैं, तो उनको बेटा ये दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो मैं एडवाइस करूंगा अगर आपका 10 से ज्यादा नेगेटिव हो रहा है ना, तो आप लोगों को सोचने क्या यानी टेंशन लेने की जरूरत है, राइट, इस केस के अंदर। तो अपने अंदर आप पहले ये सोचो, जो भी पेपर हो तो उसको जो है आप इस तरीके से देखो, पहले उन क्वेश्चंस को करना चाहिए जो इसमें आप 100% श्योर हो, और जिसमें थोड़ा सा भी डाउट हो तो सर्कल करके आगे रहने दो आगे के लिए, ताकि वो आप बाद में कर लो, है ना। स्टार्टिंग में ऐसे रिस्क मत लो कि हाँ चलो इसका ये भी आंसर, कंफ्यूजन हो तो उसके ऊपर टाइम लो थोड़ा सोचने के लिए, राइट। खैर, तो ये आपको समझना चाहिए। तो और अगर हम लोग बात करें कि मॉक जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट होता है, व्हाई मॉक इज इंपॉर्टेंट,
ये आपके नॉलेज को जो है असेस करता है। कहने का मतलब ये है कि आप जो पढ़ रहे हो, है ना, और आपका ने जो कवर नहीं किया हुआ है, साथ में नेगेटिव मार्किंग। यानी मॉक एक ऐसा एक्टिविटी है, एक ऐसा टूल है, आपके नॉलेज को जो है वो बताता ही बताता है, साथ में ये बताता है कि आपके अंदर वो कमियां कहां पर है, आप निगेटिव कितना कर रहे हो बेसिकली, राइट। अगर आप मॉक्स की बात करें, मॉक्स भी जो है आपको ऐसे मॉक्स नहीं लगाने चाहिए जो टॉपिक बेस्ड होते हैं, आपको ऐसे मॉक्स लगाने चाहिए जो फुल लेंथ होते हैं, राइट। जो क्योंकि एग्जाम के अंदर जाओगे, 1 महीने का टाइम बचा है, 40 दिन बचा हुआ है, अब आप सिर्फ टॉपिक वाइज मॉक्स या टॉपिक वाइज क्वेश्चन करते रहोगे, प्रैक्टिस के लिए कर रहे हो, एक अलग सी चीज है। अगर आप मॉक दे रहे हो तो मॉक आपको उसी पैटर्न में देना चाहिए जिस तरीके से आप एग्जाम के अंदर देने वाले हो, तभी तो आप समझोगे कि एक्चुअल में जो एग्जाम होने वाला है और जो अभी आपकी प्रिपरेशन है उसके अंदर कितनी डाइविएशन है ना, नॉलेज में कितनी कमी है ना, जो एरियाज हैं उसके अंदर आप कैसे काम कर सकते हो, जो टॉपिक आप छोड़ के आ रहे हो, जो क्वेश्चन आप छोड़ के आ रहे हो मॉक में, उसको कैसे कर सकते हो, राइट। ये ध्यान देना हो। और क्या हेल्प करता है आपको एग्जाम फॉर्मेट को, है ना, फैमिलियरिटी यानी फैमिलराइज करने में हेल्प करता है कि एग्जाम कैसे होने वाला है। अगर हम फुल लेंथ मॉक की बात कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर मॉक का मतलब फुल लेंथ मॉक है, ठीक है, ध्यान देना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि टाइम मैनेजमेंट। जैसे 120 मिनट का पेपर होगा, 120 मिनट्स का पेपर होगा, और 120 मिनट्स में आपको कितने क्वेश्चंस करने होंगे, 150 एमसीक्यूज करने होंगे। 150 एमसीक्यूज तो नहीं करने होंगे, मान के चलो 100 एमसीक्यूज करने होंगे। तो 150 में से उन 100 क्वेश्चंस को आपको आइडेंटिफाई करना होगा जो आपको आते हैं, जो आपको सॉल्व करने हैं। तो कौन सा सॉल्व करना है, कौन सा आपको, है ना, क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और कौन सा छोड़ना है, ये ध्यान देना है। यानी पेपर का 1/3 क्वेश्चन जो है वो आपको छोड़ना है और 2/3 में ही आपका सिलेक्शन हो जाना है। 100 मार्क्स ले आए तो आपकी तो रैंकिंग आ जानी है, राइट। सिलेक्शन तो दूर की बात है, आप रैंक्स लेकर के आओगे अगर आप 100 मार्क्स लेकर के आ गए, 100 क्वेश्चंस एग्जैक्ट आपने सही किया। ऑल्दो ये थोड़ा सा हाइपोथेटिकल लग रहा है, मैं एग्री करूंगा इस चीज को, बट इस लेवल पे तो आप लोग जा सकते हो। टाइम यही तो है, 40 दिन में किस तरीके से काम करना है, तो ये ध्यान देना आपको। और जो आप लोग मॉक करोगे तो आपको वीकनेस, जो वीक एरियाज है वो तो आइडेंटिफाई हो जाएंगे, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बोला भी था कि वीक एरियाज आपको फाइंड आउट करना होगा। वो किसके थ्रू पता चलेगा आपको, मॉक्स के थ्रू पता चलेगा, ठीक है। और अगर आप मॉक्स के अंदर उन एरियाज पे काम कर लेते हो तो डेफिनेटली कुछ आपके स्कोर आ जाते हैं, या नेगेटिव मार्किंग पे आप इंप्रूव कर लेते हो तो आपकी जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्डअप होती है, राइट। और साथ ही आपकी एंग्जाइटी, जो एग्जाम का जो प्रेशर है, एग्जाम के अंदर किस तरह का पेपर होने वाला है, किस तरह के क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो डेफिनेटली उसमें आपको हेल्प मिलता ही है, राइट। तो ये हुई मॉक की बात। मॉक इंपॉर्टेंट क्यों है, बट अगर आप मॉक दें तो मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि आप लोग ऑफलाइन मॉक जो है वो जरूर दें, क्योंकि ऑनलाइन मॉक्स के अंदर आपको शायद वो लर्निंग ना मिल पाए जो आप ऑफलाइन मॉक के अंदर जो है वो सीख पाएंगे, राइट। एग्जामिनेशन हॉल का जो प्रेशर है वो आप फील कर पाएंगे। ओएमआर शीट के साथ टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है वो आप लोग ऑफलाइन मोड पे ही समझ सकते हैं, राइट। ऑनलाइन मोड पे समझना काफी ज्यादा उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, और इसी के लिए जो है हम लोगों ने ऑफलाइन मॉक जो है वो लॉन्च किया है उन बच्चों के लिए जो एमएलएस का पार्ट नहीं है। तो अभी हम वीडियो के एंड में बताएंगे भी कि जो है अगर आप वो लेना चाहते हैं तो कैसे ले सकते हैं इसकी। तो इसकी जो लास्ट डेट है वो 31 मार्च यानी आज तक है, आज लास्ट डेट है, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें जो लास्ट ईयर जो हमारे जो स्टूडेंट जो सिलेक्ट हुए हैं जामिया बीएलएलबी के अंदर, उन्होंने जो मॉक लिया था वो हमारे मॉक के बारे में क्या कहते हैं, आइए उनके बारे में देखते हैं। तो ये देख सकते हैं, ये शहनवाज है, ये जामिया इंटरनल की हम लोग बात करें एसएफ कैटेगरी के अंदर ये रैंक 1 लेकर के आए हैं। तो इन्होंने ये कहा है, उनका ये स्टेटमेंट है, मॉक ऑफ एएमयू वाज ग्रेट। जो हमारे एएमयू मॉक थे एएमयू बीएलएलबी वाले, है ना, वो जो पैटर्न जो था बिल्कुल उसी के ही बेस पे था, राइट। ये ध्यान देना, ये जामिया में इनका सिलेक्शन हुआ है, और ये है नयाब शफक, ठीक है, इनका भी जामिया में सिलेक्शन हुआ है। और इनका भी यही कहना है बेसिकली कि कुछ क्वेश्चन जो लीगल के एकदम सेम थे, मतलब जो जामिया में जो क्वेश्चन आए थे करंट अफेयर्स भी, है ना, आप देख सकते हैं सेम टाइप आया था। एक स्टूडेंट है कि इनका भी सिलेक्शन हुआ है जामिया में, दैट इज फहद फैजी। तो इन्होंने ये कहा कि कुछ याद ताजा हो गया जो लास्ट ईयर इन्होंने जो पेपर दिया था, खैर इन्होंने 2023 में सिलेक्शन लिया, 2022 में भी इन्होंने एग्जाम दिया था। इनका स्टेटमेंट है जो 70+ जो क्वेश्चन जो है इसी से आ गए, ठीक है। तो ये वो स्टूडेंट्स है, सिलेक्टेड स्टूडेंट जिन्होंने हमारे मॉक्स के बारे में बोला। जैसे एक स्टूडेंट है अब्दुल्ला अनवर, उन्होंने कहा मॉक काफी अच्छा था, क्लोज टू जामिया पेपर, ठीक है। और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। तो खैर हम यहाँ पे बात ना करके आपको सीधा यहाँ पे ये बताना चाहते हैं कि हमने जो है ऑफलाइन मॉक जो है 5 ऑफलाइन मॉक्स, ये ध्यान देना आपको, 5 ऑफलाइन मॉक जो है ये हमने जो है लॉन्च किया है, ठीक है। और ये जो मॉक जो स्टार्ट होगा वो 21 अप्रैल से शुरू हो जाएगा। इसका जो शेड्यूल है, जो बच्चे रजिस्टर करेंगे उनको मिलेगा, और ये कहाँ होने वाला है, ये जामिया नगर न्यू दिल्ली में होने वाला है। जो सेंटर है जो बच्चे रजिस्टर कर लेंगे
उनको सारी डिटेल्स हम लोग प्रोवाइड करवा देंगे। तो इसकी जो फीस है वो है 999 रुपीज, अभी ओनली वैलिड फॉर टिल 31 मार्च तक ही वैलिड है, राइट। तो जो बच्चे इसमें एनरोल करना चाहते हैं वो एनरोल कर लें, क्योंकि बाद में आपको ये मौका नहीं मिल पाएगा, राइट। और ये 5 ऑफलाइन मॉक होने वाले हैं एंड वी विल बी गिविंग ऑल द डिटेल्स। तो इस 5 ऑफलाइन मॉक के थ्रू जो है आप ये एनालाइज कर पाओगे कि आपकी प्रिपरेशन कहाँ पर है, साथ में टाइम मैनेजमेंट सीख पाओगे, एग्जामिनेशन हॉल की जो प्रेशर है उस पर ओवरकम कर पाओगे, उस एंग्जाइटी को ओवरकम कर पाओगे, और क्वेश्चन करने का जो तरीका है, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, उसके अंदर आपको पता चलेगा। और साथ में एक बात और बताना चाहूंगा, सिर्फ मॉक ही नहीं होंगे, मॉक के साथ डिस्कशन भी होगा। जो फैकल्टीज होगी हमारी वो भी क्या करेगी बताओ, उस मॉक्स को डिस्कस करेगी। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।